Hi students, good morning. Welcome back once again Pragya Plus 2 High School, the way of smart learning. चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 8 के लिए ये स्पेशली साइंस। एक्चुअली प्रकाश जो है वो आपको सारे क्लासेस में देखने को मिल जाएगा। क्लास 8 में भी है, क्लास 6 में, 7th में और 10th में भी है। 10th में इसको डिस्कस जो है बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत ही डिटेल से किया गया है। तो बिना स्किप किए हुए इस चैप्टर को अच्छे से देखें क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और फोकस करें, काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, प्रकाश को अंग्रेजी में हम लोग लाइट कहते हैं। तो आपसे पहले सबसे पहला सवाल यहाँ बनता है कि प्रकाश क्या है, लाइट कहेंगे किसको? प्रकाश क्या है, लाइट किसे कहेंगे? तो लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है। आप सबको पता होना चाहिए ये एक ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए प्रकाश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। देखने के लिए प्रकाश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जिंदा रहने से अब नया सा लॉजिक उठता है कि इंसान प्रकाश के लिए, प्रकाश से इंसान जिंदा कैसे रहेगा? एक लॉजिक है। इन पेड़ पौधे अपना खाना पकाने के लिए उसको लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के वो प्रकाश संश्लेषण के जरिए खाना पकाता है और वो जीवित रहता है। वो अगर जीवित है तो ऑक्सीजन देंगे, और ऑक्सीजन देंगे तो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जीने का संबंध कहीं ना कहीं प्रकाश से है। और प्लस में हमें विटामिन्स भी मिलती है प्रकाश के जरिए। बहुत सारे यहाँ पे है प्रकाश, इसीलिए हम कह सकते हो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। और साथ में हम देखेंगे कि प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने योग्य भी बनाती है। प्रकाश से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, उस हमें देखने की क्षमता प्रकाश के जरिए ही हो पाती है। अब ये भी सवाल है कि प्रकाश से कैसे देखेंगे? तो कभी भी अंधेरे कमरे में जाओ और जा करके कोशिश करो कि देखा कैसे जाए। तो यू कांट सी, आप अंधेरे कमरे में बिना किसी लाइट के सहारे आप नहीं देख सकते। और अगर आपके पास प्रकाश दे दिया जाए और आँख ना हो तो भी आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों चाहिए, यानी नेत्र भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। ये दोनों अगर मिलेगा तो हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एंड नेत्र। अब थोड़ा सा नेत्र पे जानकारी कर लेते हैं, ये नेत्र क्या है। अब हमारे संसार में हम इस संसार को अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जानते और समझते हैं। अब नया लॉजिक आपके सामने कि ये ज्ञान इंद्रियाँ क्या है। ज्ञान इंद्रियाँ यानी इसको हम लोग कहते हैं सेंस ऑर्गन इंग्लिश में। हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं जो स्पेशल हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ऑर्गन्स जो हैं, त्वचा, ये 5 ऑर्गन्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, इसी को हम ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे आँख का काम देखना है, देख करके वस्तुओं को पहचानना है। कान का काम सुनना है, बिना टच किए वस्तुओं को जानना, पहचानना, समझ सकते हैं। लाइक आप आगे चल रहे हो, आपके पीछे कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आपका कान सुनेगा और उससे आप पहचान लोगे कि ये कुत्ता भौंक रहा है। नाक की बात करें तो नाक का काम सांस लेना होता है, और सांस लेने के अलावा ये सूंघ के बता सकता है। जैसे आप कहीं जा रहे हो और बगल में कोई जानवर मरा पड़ा है और आप उसको नहीं देख रहे हो, तो सूंघ के पता लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई जानवर है, उसका बदबू आ रहा है, यानी कोई जानवर मरा हुआ है। आप नाक बंद करके निकल लोगे। उसी तरीके से जीभ, जीभ लेकिन टच करता है। किसी भी वस्तु का स्वाद, यानी ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है, क्या है, उसका पता लगाने के लिए हमको जीभ का आवश्यकता होती है। और त्वचा क्या है? तो त्वचा है, अगर आप सोए हुए हो और आपके बॉडी को कोई टच कर ले तो आपको पता चल जाता है, तो वो स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो हमें इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, सिर्फ आँखों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो नेत्र, आँख यानी नेत्र। नेत्र क्या है? तो किसी भी वस्तु को दृष्टि करने के लिए, यानी देखने के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियों में से एक हमारा आँख है, जो किसी भी वस्तु को देखने में आवश्यकता होती है, हमें सहायता देती है। हम बता सकते हैं किसी भी वस्तु को देख करके कि वो कौन सी वस्तु है, उसका कलर क्या है। ये सारा चीज़ किससे पता चलता है? आँखों के माध्यम से।
ठीक है। यद्यपि हम अपने नेत्र के ओर स्थित वस्तुओं को देखते हैं, परंतु नेत्र अकेले वस्तुओं को नहीं देख सकता। जैसे हम अंधेरे कमरे में अगर जाएं और प्रकाश ना हो तो हम नहीं देख पाएंगे। तो उस समय हमें प्रकाश की स्रोत की आवश्यकता होती है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता बहुत ही जरूरी होता है। अब आगे आते हैं और हम देखते हैं वस्तुएं जो दृश्यमान बनती है, वैसी वस्तुएं। तो वस्तुएं दो तरह की होती हैं। वस्तुएं दो तरह की कौन कौन सी होती है? एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। कौन कौन? एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। हिंदी में ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश मिलता है, यानी वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूरज, तारा, जलता हुआ बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब हमें प्रकाश देता है, इसीलिए प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे? तो अप्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहेंगे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, किताब, आदमी, दीवार, दर्पण। ये सब कोई भी चीज़ है जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं। फिर से समझें, प्रदीप्त वस्तुएं वो हैं जो प्रकाश देता है, अप्रदीप्त वस्तुएं वो हैं जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता। ठीक है। अब आगे हम लोग आते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखोगे, ये समझो कोई भी चिकनी सतह है, जैसे आईना समझ लो, मिरर। मिरर में जिसमें आप अपना फेस देखते हो, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है ये। जिसमें आप अपना फेस देखते हो वही है मिरर। अब इसमें क्या है कि अगर मिरर को पीछे साइड पॉलिश कर दिया जाए और प्रकाश प्रकाश थोड़ा खेलते हैं यहाँ पे, बचपन में ऐसा खेल खेले गया होगा। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, जब प्रकाश की किरणें आती है और इसी पॉलिश की हुई चिकनी सतह पर टकराती है तो वापस लौट जाती है। बस यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और बचपन में ये खेल खेला हुआ होगा कि मिरर ले करके आप लोकेशन दिखाते होंगे और आईने के प्रकाश जो है इससे बहुत ही आपके लिए एंटरटेन करता होगा। आईनों के प्रकाश से आप अपने दोस्तों के फेस पे लाइट मारते होंगे। तो ये सब किसका काम है? ये प्रकाश का काम है। ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? जब चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर प्रकाश की किरणें गिरती हैं या पड़ती हैं या टकराती हैं, जब चिकनी पॉलिश की हुई सतह पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जितने भी प्रकाश आएंगे टकराने के बाद सब वापस लौट जाएगी। ये सब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लो। अब यही चीज़ है, इसको मैं सीधा करता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। ये चिकनी पॉलिश की भी सतह है। अब यहाँ पे देखिए, ये है मेरा बिंदु है जहाँ पे टकराया है, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पे टकराया उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और उस पे जो खींचा गया है उसको बोलते हैं अभिलंब। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण। तो आती हुई आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, ये है आपतन बिंदु और ये है अभिलंब। आई थिंक समझ गए होगे। इस फिगर में भी देख सकते हो, ये चिकनी पॉलिश की हुई सतह, यह आती हुई किरण आपतित किरण, ये जाती हुई किरण प्रकाश का परावर्तित किरण, ये अभिलंब और ये ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु। अब इसमें नियम क्या है? तो पहला नियम होता है कि ये कोण है आपतित कोण, आपतन कोण, और ये कोण है परावर्तन कोण, एंगल आर और एंगल आई। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको कहते हैं अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। यह हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आई थिंक समझ गए। नेक्स्ट देखिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट में आकर के पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? तो ये दो नियम है। पहला कौन बोले?
दोनों एंगल आई है बराबर एंगल आर, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। चलिए, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा समतल दर्पण पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे अब सिंपली बता देता हूँ मैं कि ये अगर दर्पण है, सॉरी, ये अगर दर्पण है, ये समतल दर्पण है मान लो, ठीक है। तो समतल दर्पण में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब भी यहाँ पे बनेगा। यानी कहा जाए कि इसके और इसके बीच में अगर 1 मीटर की दूरी है तो इसके और इसके बीच में भी 1 मीटर की दूरी होगा। कहने का मतलब जो वस्तु है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी और प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी बराबर होगी। वस्तु की ऊंचाई अगर 5 फीट है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 फीट होगी। सारा कुछ सिमिलैरिटी होता है। सिमिलैरिटी इसमें समानता है देखने को मिलेगा। लॉजिक समझिए। वस्तु की दूरी, अगर आप मिरर के 1 मीटर दूरी पे खड़े हो तो मिरर के अंदर भी आप 1 मीटर दूरी पर ही नजर आओगे। अगर आपका ऊंचाई 4 फीट है तो जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, आपका जो चेहरा दिखेगा आपको, अपना ही फिगर दिखेगा, तो वो कितना होगा, वो भी 4 फीट का ही होगा। तीसरा चीज इसमें जानो कि वास्तविक नहीं, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ऐसा नहीं हो कि आप दर्पण के पीछे सीधे खड़े हो और दर्पण के अंदर में आपका पैर ऊपर और हाथ नीचे हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और एक और होता है पार्श्व परिवर्तक। पार्श्व परिवर्तक कहने का मतलब बायां आपको दायां दिखेगा, दायां आपको बायां दिखेगा। ये समतल दर्पण का नियम है, यही समतल दर्पण के गुण है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखते हैं नियमित और विसरित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन क्या है और विसरित परावर्तन क्या है। तो नियमित परावर्तन पहले देखिए। जब समानांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह पर टकराती है तो समांतर रहती है, इस प्रकार का नियमित परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब ये ही है, ये है समतल दर्पण। ये आपका जब इसमें प्रकाश की किरणें समांतर रूप से टकराती हैं, ये सब प्रकाश की किरणें समांतर रूप से टकरा रही है क्योंकि जो पॉलिश की हुई चिकनी सतह है वो सीधा है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा, सबका प्रकाश की किरणें जो वापस मुड़ेगा वो भी समांतर ही होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। ठीक है। देख लो, आप फिगर देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या हो गया, नियमित परावर्तन। आगे देखिए विसरित परावर्तन क्या होगा। तो विसरित परावर्तन का फिगर देख लो, ये है। मतलब यही आपका सीधा ना हो, अब यहाँ प्रकाश का किरण टकराई, इधर लौट गई, ठीक है। यहाँ टकराई तो इधर लौट गई, यहाँ टकराई तो ऐसे लौट गई मान लो, यहाँ टकराई तो ऐसे लौट गई। तो किसी तरीके से यहाँ पे नहीं है फिक्स, जिस तरीके से जाना हो वैसे चला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। ठीक है। अब देखते हैं परावर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब दो समतल दर्पण के कोण कुछ कोण पर रखा जाता है तो एक वस्तु का बहु प्रतिबिंब बनाया जाता है। मतलब इसका कारण यह है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब दूसरे समतल दर्पण के वस्तु के लिए कार्य करता है। तो प्रतिबिंब की संख्या दोनों समतल दर्पण के बीच के कोनों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब अगर आप सैलून जाते हो बाल कटवाने के लिए और दोनों साइड, आपके फेस के साइड और आपके पीछे साइड भी आईना लगा हो, तो आप आईने में देखने का प्रयास करोगे तो आईनों के अंदर फिर आपका चेहरा, फिर पीछे का, फिर आपके आगे का चेहरा, ऐसे करते करते अगर एक समांतर दूरी पर रखा जाए तो काफ़ी इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको पुनः परावर्तित कर सकते हैं और बहु प्रतिबिंब देखने को मिल सकता है। समतल दर्पण की विशेषताएं यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जो आप लोग पढ़ चुके हो। आभासी होता है पहला नियम। दूसरा मैंने बताया यहाँ पे है, आप देख, ये नोट कर लेना, नोट डाउन करने वाला चीज़ है। ठीक है, सारा बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये अगर एक अच्छे कोण, एक अच्छे एंगल पे इसको दिखाया गया है, एक अच्छे एंगल पे रखा जाए तो बहुपरावर्तक बन सकता है। ठीक है। अब आते हैं बहुमूर्तिदर्शी, जिसको कोलाइडोस्कोप कहा जाता है। अब इसको पढ़ते हैं। ए बहुमूर्तिदर्शी यानी कोलाइडोस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल प्रिज्म जुड़े होते हैं
और यह रंगीन कांच के टुकड़ों का परावर्तक के कारण रंगीन प्रतिबिंब भी बनाते हैं और एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में देखने को मिल जाएगा। ये क्या होता है, तीन आपका समतल दर्पण से बनाया हुआ होगा, तीन बना रहता है, और जिससे आप देखिएगा कोई भी चीज़ को तो कलरफुल है, मानिए ब्लू है, ये रेड है, ये ग्रीन है, जिसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है तो आपको काफ़ी बहुत सारे फिगर्स बना के दिखाएगा, जो बहुत ही एक अच्छा दृश्य होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान बनाता है जो दृष्टि रेखा पर स्थिर ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तक के सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी ऐसे चीज को वो दिखाएगा जो दृश्यमान ना हो, हम नहीं देख पाएंगे, उसको दिखाने का काम करेगा पेरिस्कोप। यानी मेरा आंख एबल नहीं है, यह सक्षम नहीं है ऑब्जेक्ट को देख पाने के लिए। अब ये छोटा मोटा अंधेरा कमरा वाला बात मत समझो, दूर दराज स्थित कोई वस्तु जिसको देखना पॉसिबल नहीं है, वैसे चीज़ों को ये देखने में हेल्पफुल होता है, उसका नाम है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप कैसे कार्य करता है वो भी देखने के लिए है, तो ये क्रियाकलाप आप लोग कर लो, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? तो सूर्य का प्रकाश हमेशा श्वेत होता है, सफ़ेद माना जाता है। सूर्य का प्रकाश का कलर जो है वो श्वेत माना जाता है, लेकिन वास्तव में श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, और इसको हम लोग एक प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। 7 रंग, बैजानी पिनाला पढ़ोगे, बैंगनी, बै जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये 7 रंग होता है प्रकाश के सफ़ेद बनने का कारण, और ये हम लोग प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। अगर कोई प्रिज्म है और वहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो 7 रंगों में ये बट जाती है, स्पेक्ट्रम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य का प्रकाश हमेशा सफ़ेद होता है, लेकिन वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। और इसी के पीछे एक और अगर हम प्रिज्म रख दें उल्टा, तो वापस जा कर के ये सिंगल सफ़ेद रंग में बट जाएगा। ये आपको 10 में डिस्कस करना है बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिज्म के बारे में बता दिया गया। अब इंद्रधनुष का बनना आपको याद होना चाहिए, इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो इंद्रधनुष ये प्रिज्म वाला ही काम होता है, उसी के जरिए बनता है। क्या है, जब वर्षा होती है तो पानी पड़ता है, पानी गिरता है वर्षा के बूंदों के साथ, लेकिन पानी का कुछ कण जो है, छोटा छोटा बूंदे, वो आकाश में लटकी हुई रह जाती है। ठीक है, आकाश में जब लटका हुआ रह जाता है तो प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक ठाक प्रकाश की किरणें आएंगी और टकरा करके वही बूंदों से 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो प्रिज्म का काम करेगा। और इस तरीके से छोटी छोटी बहुत सारे विशाल बूंदे हैं, सबसे टकराने के बाद जब 7 रंग बनेगा तो एक धनुष के आकार का बनेगा, जिसमें 7 रंग का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। ये अक्सर बरसात के दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना दिखेगा, बूंदे आकाश में कब होंगी, बारिश के टाइम पे, और हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? कमेंट करके अगर समझ में आएगा तो बताना, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेना। इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो बरसात जब होती है, बारिश होता है, तो बारिश की बूंदें आकाश में लटकी हुई रह जाती हैं, और उस समय प्रकाश के विक्षेपण के कारण, विक्षेपण होती है परिकिरण, आप लोग इसको प्रकाश का अपवर्तन ही कह सकते हो, परिकिरण विक्षेपण के कारण, विक्षेपण के कारण ही, प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। परिकिरण और अपवर्तन का कोई लेन देन नहीं है, विक्षेपण के कारण, जिसमें वर्ण विक्षेपण बोल सकते हो। वर्ण विक्षेपण कहने का मतलब 7 रंगों का बटना। तो जब बारिश, इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर सुने, जब बारिश की होती हैं तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें आकाश में लटकी हुई रह जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब उन बूंदों से टकराती हैं तो प्रकाश का विक्षेपण हो जाता है, यानी वो 7 रंगों में बट जाता है, प्रिज्म के जैसा कार्य करता है, और बहुत सारी बूंदों मिला करके क्या होता है, एक धनुष के आकार बनाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। ऐसे ही इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, अब हम लोग का प्रकाश से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हमें लेंस, दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, ये सब सारी हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा नेत्र देख लेते हैं, मानव नेत्र और उसकी संरचना। मानव नेत्र जो है, अभी थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, तो वही चीज़ अभी डिस्कस करते हैं। मानव नेत्र क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, जो किसी भी वस्तु को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या है यहाँ पे,
इसकी सहायता से वस्तुओं को हम देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करेंगी। प्रकाश नेत्र की लगभग गोलाकार होती है। नेत्र के बाहर सफ़ेद तथा कठोर होता है ताकि नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचा सके। यानी आँख के देखोगे तो आँख के ऊपर और आँख के नीचे दोनों वाला पार्ट जो होता है वो कठोर होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो दुर्घटना, अगर बॉल लग जाए या पत्थर लग जाए या कहीं हम एक्सीडेंट कर जाए तो हमारा आँख बच जाए। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। अब पार्ट जानो आँख का। आँख का एक एक करके पार्ट जानने का प्रयास करो। सबसे बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। ये जो वाइट पार्ट गया है उसको कॉर्निया कहेंगे। कॉर्निया के जस्ट पीछे मांसपेशियां होती हैं जिसको आइरिस कहते हैं, मांसपेशियों को। ठीक है। और आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं, पल्ला कोई बोल सकते हो आप। पुतली कहते हैं, एक छोटा सा द्वार होता है उसको। पुतली का आकार आइरिस को नियंत्रित करता है और आइरिस के नेत्र का वह भाग है जो विशेष रंग प्रदान करता है। जब हम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति का नेत्र लाल हो जाता है, आँख लाल हो जाना रोने से मैक्सिमम टाइम में होता है ना, तो आँख का लाल हो जाना मतलब क्या होता है कि वास्तविक रूप से ये आँख का लाल नहीं होता है। वास्तविक रूप में क्या होता है, आइरिस की रंग जो है उसका बात कर रहे हैं, क्योंकि आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और पुतली के जस्ट पीछे क्या होता है, एक केंद्र होता है जो मोटा होता है। पुतली के पीछे एक लेंस होता है, क्रिस्टलीय लेंस जिसे कहते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं। वो केंद्र पर मोटा होता है, यानी आँख का जो काला वाला पार्ट है वो मोटा होता है। और इस तरह लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अब सिंपल सा एक लॉजिक यहाँ बन रहा है कि आँखों में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और लेंस, जब प्रकाश की किरणें लेंस पर टकराती हैं तो आँख के पीछे एक परत होता है जिसमें वो फोकसित करता है, जिसको रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। आप यहाँ देखो, प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं ना, तो इस लेंस से टकरा करके यहाँ उत्तल लेंस बना होता है। टकराने के बाद सीधा जहाँ जिस जगह पे ये कटता है, विक्षेपित करता है, वो लास्ट वाला पार्ट को हम लोग रेटिना कहते हैं। यही जो कॉर्नर में बन रहा है वो रेटिना है, यानी दृष्टि पटल है। यहीं पे अपना इमेज बनता है, यानी प्रतिबिंब बनता है, हम वस्तु को देख पाते हैं। इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे देखते हैं। सो आगे आइए। अब क्या, तंत्रिकाओं कोशिकाओं का बना हुआ यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का बना हुआ होता है। कोशिकाओं द्वारा अनुभव की जाती है तो दीर्घ तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक जाता है। और तंत्रिका कोशिका दो प्रकार की होती है, एक शंकु जो तीव्रता से प्रकाश को सुग्राही होते हैं, और शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। यानी जो अधिक प्रकाश में जाओ तो वहाँ देखने के लिए योग्य फूल होता है, वो है शंकु। और शलाकाएं जो बहुत ही कम रोशनी में पढ़ाई करो तभी हमारे आंखें देखने के लायक होती हैं, वो होते हैं शलाकाएं। दोनों एक्टिव हो जाता है। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों को सूचनाएं भेजती है। शंकु का काम एक और है कि कलर्स, ब्लू, रेड, नीला, हरा, पीला, जो भी कलर्स है, वो कलर्स को हम कैसे पहचानते हैं, तो यही शंकु हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजता है कि यह लाल रंग तो बताता है। और दृक् तंत्रिका, रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका होती है, इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रकाश से हटा लेने के तुरंत बाद समाप्त नहीं होता, लगभग 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। यानी नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 सेकेंड मतलब प्रति सेकेंड 16 अधिक दर पर गतिशील वस्तु को प्रतिबिंब बने तो नेत्र उस वस्तु को चलती हुई भांति चलती फिरती अनुभव करती है। ये लॉजिक थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टीज होगी, तो थोड़ा सा पहले लेंस के बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन। ये है, समझिए, ह्यूमन आई, घड़े के आकार का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके पास यहाँ लगा होता है लेंस। लेंस के बाहर में है कॉर्निया। ये कॉर्निया है, वाइट रंग का जो होता है। यहाँ जो सफ़ेद लाल लाल रंग का बना होता है वो है आइरिस। और ये है लेंस जो उत्तल लेंस का होता है, इसी को ढकने के लिए होता है। अब यहाँ प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो इस बिंदु पर टकराएगी, ये रेटिना है। और यहीं से एक अंध बिंदु होता है, यहाँ लिक्विड्स होते हैं, तंत्रिका कोशिका। और ये क्या करता है, ये लिक्विड सीधा मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। और मस्तिष्क पे किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर ऐसा है कोई ऑब्जेक्ट खड़ा तो उसको ऐसा दिखाई देगा उल्टा, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा करके हमें बताता है, और तब हम वस्तुओं को सीधा देख पाते हैं। और यही लॉजिक है यहाँ पे।
अगर आँख में ये जो रेटिना है, कभी कभी आँख खराब होता है, लेंस का पावर घट गया या लेंस का पावर बढ़ गया, तो चश्मा पहनने का नौबत आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि कभी कभी ये रेटिना के बाहर कटने लगता है, तो हमें दिखाई नहीं देगा, तब हम लोग लेंस लगाते हैं और फिर यहाँ पे पावर के हिसाब से कटवाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, पहले कटने लगता है, तब भी हम उसके हिसाब से पावर लगाते हैं और यहाँ पे कटवाते हैं। हमारा टारगेट ही होता है रेटिना। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। रेटिना पे प्रतिबिंब जब बनता है तो वहाँ से कहाँ निकलता है, अंधबिंदु के साइड, वहाँ पे कौन शलाकाएँ सब होती हैं, वो सीधा लिक्विड जो है तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँचाता है और हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। बात समझ में आया? अब बात करते हैं ये 1/16 का। जब भी कोई वस्तु को देखोगे, जब भी कोई वस्तु को आप देखोगे, तो वो 1/16 तक दिखाई देगा आपको। यानी आप किसी वस्तु को देख कर नज़र हटा लो, लेकिन आपके नज़र में वो 1/16 अब ये 1/16 का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो गया। 1 सेकेंड में भी उसका 16वां भाग ही देख पाओगे, उतना ही सेकंड तक आप देख पाते हो किसी भी वस्तु को। लेकिन अगर उससे पहले कुछ वस्तु आ जाए तो आपको वो नज़र आने लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल्स है। हाँ, ये देख सकते हो, पिंजड़े में तोता। ये क्या है, एक पिंजड़ा है और यहाँ तोता है, दोनों को रखा गया है एक ही स्लाइवे पे। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जब घुमाएंगे तो 1/16 से पहले ये टर्न करने लगे, इसकी गति। ठीक, तो एक ऐसा समय आएगा जब आपका नज़र में धोखा होगा और आपको लगेगा कि तोता पिंजड़े के अंदर है। ये मैजिक मैजिक खेल सकते हो आराम से, बूढ़ी दादी लोग को उल्लू बनाना। क्या है यहाँ पे, पिंजड़े में अलग है, तोता अलग है, दोनों को घुमा दो और जल्दी घुमाओ थोड़ा। 1/16 से पहले घूम जाना चाहिए, तब हमारे आंखों का धोखा ऐसा होगा कि हमें लगेगा पिंजड़े के अंदर में ही तोता स्थित है। कहानी समझ आया यहाँ तक? गुड। अब आगे देखिए, नेत्रों का देखभाल। अब जब नेत्र इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, दुनिया देखने का शक्ति, रंगों को पहचानने का शक्ति आँखों के जरिए है। अगर आँख ना हो तो हम अब खुद को अधूरा महसूस करेंगे। तो नेत्र की देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो उसका देखभाल हम कैसे करेंगे, ये जानिए। नेत्रों को उचित देखभाल करना बहुत आवश्यक है और उसको कोई समस्या होने पर नेत्र विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर कुछ भी आँख में दिक्कत है तो आप जा कर के डॉक्टर से मिलें, सलाह लें, दवाई लें और जो घरेलू उपाय है उसको पढ़ें। स्वच्छ पानी से नेत्र को दिन में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। साफ पानी से आँख को 2 बार धो दिन में। नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है, यानी बहुत कम लाइट में भी देखना हानिकारक है, बहुत ज़्यादा लाइट में भी देखना हानिकारक है। इसीलिए प्रकाश से नेत्र खिंचाव या सिरदर्द होता है। तो सूर्य या कोई शक्तिशाली प्रकाश रेटिना को क्षति भी पहुंचा सकता है, इसीलिए लोग डायरेक्ट सूर्य को देखने से मना करता है। आगे देखो, पुस्तक को पढ़ते समय पुस्तक को नेत्र के बहुत नज़दीक या बहुत दूर नहीं रखना चाहिए, उसको एक सामान्य दूरी पर रखना चाहिए और वो सामान्य दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि परामर्श दिया जाए तो उपयुक्त चश्मे का प्रयोग करें। यानी जब वही बोले ना, रेटिना पे का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम हो गया, आंखों को देखने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर सीधा चश्मा लिख देगा। कई लोगों को ये समस्या होगी कि चश्मा पहनेंगे ये होगा वो होगा, क्या कहेगा लोग, खराब हो गया। कुछ नहीं सोचना है, आँख में प्रॉब्लम है, डॉक्टर चश्मा दिया, उपयोग करो, ज़रूरी है। नेक्स्ट है, सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोतों को सीधा नहीं देखना। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। आप नेत्रों को मत रगड़ना, नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके आँख में धूल या मिट्टी कचड़ा कुछ चला जाए तो पानी से धो पहले उसको, और सुधार ना हो तो डॉक्टर से सलाह लो। ऐसा नहीं रगड़ना शुरू कर दो, प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, दूषित नदी, यानी जो नदी गंदा है, तालाब है गंदा है, उसमें नहाना नहीं चाहिए, आँख को क्षति हो सकती है। और रात में टीवी या टेलीविज़न या मोबाइल कुछ भी छेड़ रहे हो तो बगल में लाइट जला लेना चाहिए, ताकि उसका रिफ्लेक्शन डायरेक्ट आपके आँखों में ना पड़े। ये हो गई आँख की बातें। लेकिन आपके सामने एक और लॉजिक बनना चाहिए कि अगर जो व्यक्ति के पास आँख नहीं हो, यानी जो बचपन से अंधा हो या बाद में अंधा हो गया, वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे लिखेगा? उसका भी तो चॉइस होना चाहिए ना, पढ़ेगा। तो चाक्षुष दिव्यांग जिसको बोलते हैं, जिसके पास आँख की कमी है और जो देख नहीं सकते, वैसे विद्यार्थियों के लिए पढ़ना लिखना भी संभव हो चुका है। कुछ व्यक्ति
दृष्टि संबंधित अक्षमता से पीड़ित है, यानी उनको आँख में प्रॉब्लम है, देखने के लिए वो सीमित नहीं होते। वो कुछ व्यक्ति जन्म से ही, कुछ लोग बाद में अंधे हो जाते हैं, और कुछ व्यक्ति को बीमारी के कारण अंधे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्पर्श या ध्वनि का ध्यान से सुनकर वस्तुओं को पहचानने की कला होती है, यानी छू करके या साउंड से उसको पहचानते हैं वस्तुओं को। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर सकते हैं, यानी जिसके पास आँख नहीं है, लाइक आँख बंद है, तो वह कान को एक्टिव कर देंगे, नाक को एक्टिव कर लेंगे, स्किन को एक्टिव कर लेंगे। तो जिसके पास नहीं है वो, और जिसके पास है उसको ध्यान ही नहीं देना है। तो अतिरिक्त तो वो क्या करते हैं, अनेक अन्य ज्ञानेंद्रियों को मजबूत करके पहचानने का शक्ति बना लेते हैं। वे अपनी दूसरे ज्ञानेंद्रियों को अधिक से विकसित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को अधिक विकसित करने के लिए सक्षम बनाते हैं, और इसी को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। दिव्यांग जो होते हैं, चाक्षुष दिव्यांग यानी जो आँख से अंधे हैं, उन व्यक्तियों के लिए अधिक लोकप्रिय साधन था ब्रेल। लुई ब्रेल नाम का एक साइंटिस्ट है जो खुद अंधा था। तो इन्होंने एक पद्धति विकास किया जो 1821 में प्रकाशित हुआ और वर्तमान में 1932 में अपनाई गई, और सामान्य भाषाओं में गणित, वैज्ञानिक विचारों के लिए एक ब्रेल कोड दिया गया, और ब्रेल कोड के उपयोग से अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति में टोटल 63 बिंदु पैटर्न है, और प्रत्येक पैटर्न एक अक्षर है, और अक्षरों के समुच्चय के समान शब्द को व्याकरणित चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, और बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को 2 कक्षों को व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा सामान्य सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न दिखाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसी को यहाँ क्या होता है, उभरा हुआ भाग और बैठा हुआ भाग रहता है। इसको इंसान टच करता है, इसको ये सबको टच करके बताता है क्या लिखा हुआ है, फील करता है, महसूस करता है टच करने के बाद। और इस लिपि का नाम है ब्रेल लिपि, जिसको दिया है कौन सा साइंटिस्ट ने खोज इसका किया, कौन साइंटिस्ट, नाम क्या था साइंटिस्ट का जिसने इसका खोज किया? तो ब्रेल ही ने इसका साइंटिस्ट, ब्रेल ही हैं जिन्होंने इसका खोज किया था, विकसित किया था। ठीक है, तो ये कौन है? लुई ब्रेल हैं। तो आप देखेंगे कि इस माध्यम से वो किसी भी वस्तु को पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो ब्रेल लिपि, ठीक है, नाम क्या था? लुई ब्रेल। अब नेत्र के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। नेत्र किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। नेत्रदान, वस्तु का नेत्र का दान जो है कोई भी कोई भी आदमी कर सकता है। उसकी मृत्यु के बाद कोई भी आदमी मर जाए तो नेत्र दान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किसी स्थान, घर, अस्पताल में किया जा सकता है, क्योंकि नेत्रदान अंधता से पीड़ित व्यक्ति के लिए बहुत ही मूल्यवान भेंट होती है। तो व्यक्ति नेत्रदान करना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन काल में ही पंजीकृत नेत्र बैंक के पास प्रतिज्ञा लेकर के अपना धरोहर रखना चाहिए। इसके बारे में अपने निकट संबंधियों को सूचित करना चाहिए, ताकि मृत्यु के पश्चात आवश्यक कार्यवाही की जा सके। यानी मरने के बाद अगर कोई आदमी आँख दान करेगा तो उसके लिए भी एक पुण्य वाला काम है, क्योंकि आँख का भेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और 4 से 6 घंटा के अंदर करना होता है। ठीक है, तो आज प्रकाश का जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है मज़ा आया होगा चैप्टर पढ़ने में। अगर डाउट होता है तो क्वेश्चंस पूछेंगे कमेंट सेक्शन में जा करके। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स learned it and everyone understood. ओके, नेक्स्ट हम लोग बाद में मिलेंगे, और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो अगर पसंद आया हो तो, और नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।